स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो। यस मैम। चलें चले भाई, आप लोगों की परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो डेटाबेस पर भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। आप लोग एरर्स में एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं चीज़ें। तो बेटर है, अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं और इस चीज़ का बेनिफिट भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सो जो आप लोग एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आज उसके हवाले से थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग क्लियर करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने स्टाफ फेयर की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। पाइथन डेस्कटॉप एक एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है। एचआर को ऑलरेडी बताया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको इसका डिपार्टमेंट लाजमी मिलेगा, क्योंकि ये मैनेज करता है रिक्रूटमेंट्स को कि कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उनके लिए क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको एचआर डिपार्टमेंट से मिलती है। इस तरह का हम लोग एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके जो है मुझे टैकल कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू। व्हाट इज स्टाफ स्फेयर, स्टाफ स्फेयर है क्या, और ये प्रोजेक्ट जो है ये किस तरह से वर्क करेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इससे पहले भी हमने थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था इसके बारे में, बट आज उसकी थोड़ी सी और ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, मुझे आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स दिए हैं, ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट के, उसके ना मैंने आज वीडियोस देखी हैं, तो उसकी सीक्वेंस नहीं है, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो वो काइंडली अली, मुजीब, तैयब, आप लोग जो है ना इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस नहीं होगी तो फिर स्टूडेंट कैसे उसको फॉलो करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा। इवन ये तो हमारे जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं इनको तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे, उनको कैसे पता चलेगा। तो इसको आज सेट कर दीजिएगा। सुने आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके मैम, हो जाएगा ये आज। चले। और उसके अलावा भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कंटेंट को शेयर भी किया करें। सो इतनी मेहनत के बाद इतना तो डिज़र्व करते ही हैं। आपके जो मतलब सीनियर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो इतना तो एटलीस्ट उनको बेनिफिट दें, ठीक है। उसके बाद स्टाफ स्फीयर इज अ स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि बिल्ड किया जा रहा है इंटायरली इन पाइथन। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथन लैंग्वेज यूज हो रही है एंड इट रन्स लोकली विद एसक्यूएलआई डेटाबेस, जो कि एसक्यूएलआई डेटाबेस के लिए यूज हो रही है इसके लिए। बट देखें, इसका जो प्रोजेक्ट है, तकरीबन फ्रंट एंड बैक एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है क्या मैनेज कर रहा है हमारे पास, पाइथन मैनेज कर रहा है। लेकिन इसकी डेटाबेस के लिए एसक्यूएलआइट यूज़ की गई है, जो कि एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जो इसको सीखना बहुत आसान है, जो रिसेंटली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखी भी है। यूजेस टिंकर फॉर द इंटरफेस। यहाँ पर टिंकर की बात हो रही है, सॉरी, टिंकर की बात हो रही है। और टिंकर जो है आपको यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के काम आता है, जो कि आप लोग रिसेंट बना रहे हैं। एंड फॉलोज क्लीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एमवीसी डिज़ाइन, ठीक है। ये आपको एक मल्टीव्यू डिज़ाइन देता है, क्योंकि ताकि आपके पास एक प्रॉपर डिज़ाइन हो कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन बनानी है और अपनी फाइल्स को किस तरह से सेपरेट स्पेसेस में रखना है, ठीक है। सो द डेटाबेस बिजनेस लॉजिक है हमारे पास, यूजर इंटरफेस नेवर डिपेंड ऑन वन अनदर डायरेक्टली, ठीक है। हर एक जो है वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो जब भी आप लोग इस ऐप को बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर फाइलिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फोल्डर है, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं लास्ट टाइम, जो भी आपका वो हुआ है, इस हवाले से स्टार्टअप हुआ था, तो उसमें काफ़ी हद तक मुजीब ने बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कोर गोल्स है हमारे पास, मैनेज एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स, पोजीशंस, इन सारी चीज़, मतलब इसके जो कोर गोल्स हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है ना इससे। तो हम ये देख लेते हैं कि इससे बेनिफिट आपको कौन सा मिल रहा है। एक मिनट, आप लोग के फेलोज कुछ हैं, ज्वाइन करा लेते हैं, 2 लोग हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला जो गोल है वो है मैनेज करेगा ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पोजीशंस को। देन क्या करेगा, ट्रैक डेली अटेंडेंस को ट्रैक करेगा और वर्किंग आवर्स भी काउंट करेगा। हैंडल करेगा लीव रिक्वेस्ट को एंड टू एंड, और प्लान पेरोल करेगा ऑन टॉप ऑफ अटेंडेंस डेटा, सॉरी।
उसके बाद जनरेट करेगा ऑपरेशनल रिपोर्ट ऑन डिमांड। जैसे उस दिन आप लोगों को मुजीब ने एक प्रॉपर जो है इनवॉइस निकाल के दी है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो है किस तरह से जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे थे या जो भी आपका रिकॉर्ड है वो एक इनवॉइस की सूरत में आ जाता था, जिसका आप लोग प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और इजीली जो है आपकी सारे रिकॉर्ड जो है वो आपके हार्ड में भी प्रिंट हो सकते हैं। सो टेक स्टैक जो है एमबीसी आर्किटेक्चर जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहला है पाइथन। पाइथन जो है इसकी कोर लैंग्वेज है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओप के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप लोगों ने ओप पढ़ी है तो आप लोगों को ऑफ कोर्स पता होगा कि ओप जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये डिवाइड कर देती है आपके काम को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और फर्दर जो भी पिलर्स हैं इसमें, जो कि काम करना इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि आप लोग एक बहुत लॉन्ग कोड लिख रहे हैं जिसमें कोई तरतीब नहीं है, जिसमें कोई क्लास नहीं है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया, जिसमें किसी को इनकैप्सुलेट नहीं किया गया, जिसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, तो जो ऊप है वो समझें कि आपकी प्रोग्रामिंग को सेक्शंस में तब्दील करती है, क्लासेस में रखती है और ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर स्पेसिंग देती है ताकि आप लोग इजीली अपनी चीज़ों को टैकल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट हमारे पास इसी तरह से है, एक डेटाबेस समझें कि है जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी राइट लैंग्वेज है, लोकल रिलेशनल स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद किंटर के ऊपर आ जाते हैं। ये एक डेस्कटॉप जीयूआई टूल किट है जो कि आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि इजीली आप अपना एक इंटरफेस क्रिएट करके उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पाइथन के थ्रू ऐड करके और फिर आप अपनी एप्लीकेशन चला सकें। उसके बाद लेयर्ड आर्किटेक्चर आ जाता है आपके पास कि एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है कि आपने किस तरह से अपना डिज़ाइन बनाना है। जैसे कोई भी घर बनाते हैं तो उससे पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है कि ताकि उसको चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सके कि कौन सी प्लेस जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है आपके पास मॉडल लेयर। एमवीसी लेयरिंग जो है वो कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास मॉडल डेटाबेस मॉडल्स हैं, एसक्यूएलाइट टेबल्स हैं, डीबी हेल्पर्स डॉट पाई है, 1 मॉडल क्लास पर टेबल है। उसके बाद कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर में हमारे पास बिजनेस लॉजिक है, वैलिडेशन है, ऑथर है, सेशन रूल्स हैं और लाइव बिटवीन इसके जीयूआई और मॉडल्स के। उसके बाद व्यू है, ग्रिड व्यू है, प्रॉपर व्यू है आपके विंडो का जिसमें टिंकर विंडोज के थ्रू जिसको दिखाया जाता है, जिसमें आपका लॉगिन पेज आ जाता है, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट है वो आ जाएगी, अटेंडेंस और लीव ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप मैनेज कर रहे हैं। डेटाबेस स्कीमा आ जाता है, 8 कोर टेबल्स हैं इसमें। सबसे पहले जो टेबल है वो डिपार्टमेंट की बनाई जाएगी। ऑफ कोर्स जब भी जैसे आप लोग अपने कैंपस को देख लें तो इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, सीएसआईटी डिपार्टमेंट है, आपके पास जो है इस्लामियत विद आईटी डिपार्टमेंट है। ये तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनके डिफरेंट टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक की जो भी एंट्रीज हैं मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना है। तो बजाय इसके कि हर एक जो मतलब कैंप यूनिवर्सिटी का हर एक जो ऑफिस है वो अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करे, वो इस एक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को ऐड करके। और उस डिपार्टमेंट के अंदर फिर जो पोजीशंस हैं, हर एक एम्प्लॉय के टाइटल हैं, कोई मतलब वहाँ के एचओडी हैं, कोई वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, कोई वहाँ के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो भी बंदे हैं उन सारों की पोजीशंस को भी टैकल किया जाएगा। ठीक है, जॉब टाइटल में। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय में स्टाफ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाएगा जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, कोड, नेम, डिपार्टमेंट नेम, पोजीशन, ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। उसके बाद आ जाती है रोल की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्सन का जो है वो कौन सा रोल है। जैसे आईडी और रोल नेम, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किसी को भी अपने रोल की साइट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स। यूजर में क्या होगा, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड हैश, रोल आईडी और इस तरह से आपके पास जो है एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। देन है हमारे पास अटेंडेंस, डेली चेक इन चेकआउट। ये वो चीज़ है जो कि डेली बेस पे डेली आपको मतलब आपकी एप्लीकेशन में विजिट होती रहेगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ चेक की जाएगी, सबसे पहले आपकी आईडी चेक की जाएगी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी चेक की जाएगी, उसके बाद आपकी डेट, चेक इन और चेक आउट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी अटेंडेंस का हिस्सा होंगी ताकि आपका एक रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर उस एप्लीकेशन में उसके डेटाबेस में सेव होता रहे। लीव टाइप्स हैं आपके पास, लीव कैटेगरीज हैं, लीव डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सबकी अपने हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी एम्प्लॉय को लीव अलाउ करता है। ठीक है, इसमें आईडी है, नेम है और उसके बाद मैक्सिमम डेज आ जाते हैं।
उसके बाद लीव रिक्वेस्ट है, लीव एप्लीकेशन। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, लीव टाइप आईडी है और उसके बाद स्टेटस है इसमें। ठीक है भाई। उसके बाद हम आते हैं स्कीमा रिव्यू के ऊपर। व्हाट वी चेक बिफोर बिल्डिंग। ठीक है, हम क्या चेक करते हैं कोई भी चीज बिल्ड करने से पहले। फॉरेन की इंटेग्रिटी। फॉरेन की क्या होती है, हमारे पास एक प्राइमरी की होती है और एक फॉरेन की जिसे हम लोग रेफरेंस की भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो फॉरेन की है ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है आपकी जो फर्दर चीजें हैं उनको कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो एवरी आईडी कॉलम रेफरेंस एन एग्जिस्टिंग टेबल विद ऑन डिलीट अपडेट रूल्स डिफाइंड एक्सप्लिसिटी। अच्छा, एक्सप्लिसिटी कहते हैं कि जाहिरी तौर पर बताता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये कौन से वाले डिपार्टमेंट से है और कौन सी चीज़ें जो है इसमें लाई करती हैं इसके प्रोफाइल में। उसके बाद है नेमिंग कंसिस्टेंसी। इसमें सबसे पहले स्नेक सेंसिटिव एवरीवेयर आ जाता है। उसके बाद सिंगुलर टेबल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कंसिस्टेंट आ जाते हैं और सुफिक्स। मतलब आपकी जो नेमिंग कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। डिफॉल्ट और नॉन नल वैल्यूज। ठीक है, स्टेटस डेट कॉलम्स गेट सेम डिफॉल्ट्स, स्टेटस डिफॉल्ट पेंडिंग रिक्वायर्ड फील्ड मार्क नल नॉट नल। ऐसा होता है कि या तो आप प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन होता ही नहीं, आप उसको नल छोड़ ही नहीं सकते या फिर लीव साइड पे हो जाता है। उसके बाद करेक्ट डाटा टाइप आ जाती हैं, डेट्स जैसे टेक्स्ट ISO 8601 और डेट बुलियंस में इंटीजर्स आ जाते हैं जैसे 0 और 1 है, हैश में टेक्स्ट आ जाता है और नेवर मिक्सिंग टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी डाटाबेस जो है वो प्रॉपर करेक्ट होंगी ताकि तमाम चीज़ें पता चलती रहें। जैसे बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है, या तो कोई एम्प्लॉय होगा वो जो है प्रेजेंट है दैट मीन्स कि ट्रू है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो वो उसकी फॉल्स कैटेगरी में चला जाएगा, तो वो 0 कैटेगरी में होगा। Indexes on lookup columns. Every employee ID, date, status column indexed for attendance, leave queries. ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम क्यूरीज हैं जो कॉलम्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी टेबल में, ताकि साथ साथ आपका रिकॉर्ड जो है डेली बेस पे पता चलता रहे। उसके बाद है नो ट्रेलिंग कॉमा सेंटेंस स्लिप्स हैं, जैसे कि एवरी क्रिएट टेबल है, स्टेटमेंट है, पास्ट है एंड एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट अ थ्रो अवे DB बिफोर शिपिंग। ठीक है, आपके पास प्रॉपर सिंटैक्स स्लिप होनी चाहिए। जैसे कि उस दिन आप लोगों ने एक ट्रांसक्रिप्ट क्या कहती हूँ, एक आपके पास जो इनवॉइस आई थी उसमें आपको तमाम चीज़ें जो प्रॉपर नज़र आ रही थी कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसने किस टाइम पे ज्वाइन किया, उसको किस टाइम पे आया है, किस टाइम पे उसका टाइम आउट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहते हैं कि सिंटैक्स स्लिप में आपकी प्रॉपर चीज़ें नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ऑथेंटिकेशन सिस्टम, अगर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ी है तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होता है। अगर नहीं पता तो आज हम देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या है। यूजर एंड पासवर्ड इनपुट। कोई भी पर्सन जब भी किसी सिस्टम में ऑथेंटिसिटी दिखा रहा होता है, जब भी किसी सिस्टम में ऑथेंटिक होना चाह रहा होता है, वहां पर वो उस चीज़ की, जैसे हर एक जगह का कोई की पॉइंट होता है। जैसे आप लोग कहीं पे शादी पे जाते हैं और वहाँ पर आप लोग शादी कार्ड लेके जाते हैं कि आप वहाँ पर इनवाइटेड हैं। इसी तरह से जैसे अब आप लोग लॉगिन करते हैं अपना व्हाट्सएप या अपना मोबाइल लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर भी आप ऑथेंटिक होने के लिए अपना पहले पासवर्ड या फिंगरप्रिंट देते हैं, तब जाकर आप जो है उस चीज़ को एक्सेस करते हैं जहाँ पर आप जाना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट होगा। SHA हैश पासवर्ड, आपके जो पासवर्ड है वो हैशिंग में मोस्टली आपको स्टेरिक्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। वेरीफाई एज यूज़र टेबल, आपकी वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन अगर आप वेरीफाई नहीं होते तो यहाँ पर आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं तो आप चेक रोल्स में चले जाएंगे। इवन आप कोई मैनेजर हैं, आप कोई HR हैं या फिर आप कोई टीचर हैं, कोई HOD हैं, जो भी हैं, पहले आप अपना रोल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है स्टार्ट सेशन की तरफ जाएंगे और आपका जो भी काम होगा वहाँ पर वो आप लोग कर सकते हैं। जी भाई, ये है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जब भी आप इंशाल्लाह बना लेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बट इससे पहले भी एक चीज़ होती है और वो होती है रजिस्टर। आप पहले रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर के थ्रू आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कंफर्म करते हैं, फिर वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपने साइन इन में यूज़ करते हैं। सेंटर्ड कार्ड लेआउट है आपके पास, डार्क जारवेस में प्लेटर है हमारे पास, पैलेट है सॉरी,
उसके बाद रियल टाइम फील्ड वैलिडेशन है बिफोर सबमिट, क्लियर इनलाइन एरर्स हैं, एंट्री की सबमिट फॉर्म्स हैं और एग्जिट्स हैं, सेफली क्लोजेस द टिंकर रूट। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपकी डिज़ाइन नोट्स में होंगी। यहाँ पर आपके पास GUI डैशबोर्ड है, आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड होता है। एज यू नो, जो डैशबोर्ड होता है वो एक आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट होगी, फिर डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद पोजीशंस हैं, अटेंडेंस हैं, लीव्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पेरोल है, रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद सेटिंग्स आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपके डैशबोर्ड में मौजूद होंगी। डिपार्टमेंट वाले में जाकर आप लोग डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फर्दर चीज़ें भी आप उसमें अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। पोजीशंस में आप अपने रोल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अटेंडेंस वाली साइड पे आप फर्दर चीज़ें देख सकते हैं, अटेंडेंस के डेली चेक इन चेकआउट देख सकते हैं। लीव्स वाली जगह पे आप किसी भी एम्प्लॉय की पोजीशन के अकॉर्डिंग लीव्स देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट देखेंगे कि पूरे मंथली रिपोर्ट क्या है और एंड पे आप उसकी सेटिंग में जाके जितनी भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स हैं वो भी तब्दील कर सकते हैं। ये है आपके पास एक प्रॉपर डैशबोर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, चाहे कोई वेबसाइट हो या फिर चाहे कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। तो सबसे पहला जो पेज आपको नज़र आता है आफ्टर लॉगिन, आफ्टर साइन इन, वो क्या होता है, GUI डैशबोर्ड होता है आपका। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट स्क्रीन, एज यू नो, जो आप लोगों ने रिसेंट एक बनाया था डेटाबेस, SQLite डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था, परसों ही आप लोगों ने कनेक्ट किया है। तो उसमें आप लोगों ने जो कनेक्शन था वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा था कि मतलब कि जो इंटरव्यू में एक जो ट्री व्यू है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय कोड है, फुल नेम है, फ़ोन नंबर है, जेंडर है, हायरिंग डेट है, डिपार्टमेंट और उसके बाद पोजीशन। यहाँ पर फॉरेन की भी मेंशन की हुई है, आपके साथ लिखा हुआ है उसको। जी जी जी, सबकी तरफ आ रही है या फिर मेरी तरफ से आ रही है? मतलब मेरी तरफ से सबको आ रही है या फिर सिर्फ जी मैम, सबको आ रही है। अब ठीक है? मैं इधर अपना स्पीकर चेक कर रहा हूँ, मैंने तो पता नहीं इसको क्या हो गया। चलिए, अच्छा भाई, डेली हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, मार्क अटेंडेंस है, चेक इन है, चेकआउट है, कैलकुलेट वर्किंग आवर्स हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल है, एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर लीव, पहले वो लीव के लिए अप्लाई करेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा, लीव रिक्वेस्ट स्टेटस पेंडिंग है। अगर आपकी पेंडिंग लीव्स रहती हैं तो फिर आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। मैनेजर रिव्यू रिक्वेस्ट है कि मैनेजर आपकी रिक्वेस्ट देखता है, फिर वो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद स्टेटस हिस्ट्री जो है वो आपकी अपडेट हो जाती है। ठीक है, लीव टाइप्स आपके पास कैजुअल आ जाती हैं, सिक आ जाती है, एनुअल है, अनपेड है, तो ये तमाम चीज़ें। लीव हिस्ट्री आ जाती है, एवरी रिक्वेस्ट है, पेंडिंग, अप्रूवल, रिजेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास पे रोल आर्किटेक्चर, बेसिक सैलरी देखा जाएगा आपकी। पहले सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी देखी जाएगी, फिर उसके बाद ओवर टाइम देखी जाएगी, बोनस और डिडक्शन आपकी कितनी बनती है। अब डिडक्शन जो है वो आपकी इस बेसिस पे होगी कि आपने कोई एक्स्ट्रा लीव ली है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आर्किटेक्चर, एम्प्लॉय रिपोर्ट आ जाती है। एम्प्लॉय रिपोर्ट में उसकी सारी की सारी जितनी भी मतलब महीने का रिकॉर्ड होगा वो प्रॉपर रिपोर्ट की सूरत में आ जाएगा। अटेंडेंस रिपोर्ट आ जाती है, लीव रिपोर्ट आ जाती है और पे रोल रिपोर्ट भी आ सकती है इसमें। एप्लीकेशन फ्लो है, सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, लॉगिन के बाद हम लोग डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, पहले लॉगिन पेज था, उसके बाद डैशबोर्ड आया, डैशबोर्ड के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट आया, आपने अपना रूल जो है वेरीफाई करना है। उसके बाद आप अटेंडेंस पे आए, आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो एंटर की। उसके बाद आप जो है लीव मैनेजमेंट पे आ सकते हैं इफ़ नीडेड। ये सारी आपकी नीड बेस पे है कि जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्दर चीज़ें हैं वहाँ पर आप लोग विजिट करते हैं। ठीक है भाई, बिल्ड रोड मैप है हमारे पास, व्हाट कम नेक्स्ट। सबसे पहले है रिव्यू एंड फाइनलाइज डेटाबेस स्कीम स्टॉकस्फीयर.py, जो कि अभी आप लोग रिसेंटली कर रहे हैं डेटाबेस का। बिल्ड करते हैं आप लोग DB हेल्पर.py, कनेक्शन, CRUD हेल्पर्स और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स। CRUD का आपको पता है ऑलरेडी, आपके जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं जो SQLite के लिए या फिर SQL के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ही ऑपरेशंस हैं
जिसे हम लोग फ्लड ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, बिल्ड मॉडल क्लासेस फॉर ऑल 7 टेबल्स। ठीक है, अभी आप लोगों ने 5 टेबल्स, मेरे ख्याल में मुझे 5 टेबल्स क्रिएट किए ना आप लोगों ने? 8। चले, हमारे पास ऐड, अपडेट है, डिलीट है, सर्च है और फिर गेट है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग ऑथेंटिकेशन को, SHA 256 हैशिंग है, सेशन मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें, ताकि इसकी जो ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है वो भी चलता रहे। उसके बाद बिल्ड करेंगे GUI, लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, 5th स्टेप पे आ रहा है ये। उसके बाद बिल्ड करेंगे अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को। नेक्स्ट है आपके पास डिज़ाइन करेंगे आप लोग पेरोल और प्लानिंग लॉजिक करेंगे, प्लान करेंगे लॉजिक्स को, वायर अप करेंगे रिपोर्ट्स को, और उसके बाद मॉड्यूल अगेंस्ट फिनिश डाटा लेयर। ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके पास एक आपके पूरे प्रोजेक्ट का प्रॉपर ओवरव्यू है, जिसको आप लोग फॉलो करते हुए इंशाल्लाह अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाएंगे। और याद रहे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप लोग फाइनल ईयर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर आप लोगों ने आगे जाकर किसी जगह पर सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपके जो मतलब टीचर ही कह दूँ जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो खुद भी सेल करते हैं, माशाल्लाह से अमीर हैं। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड स्टाफ स्फीयर। मुजीब की तरफ आते हैं। जी मुजीब आ जाएं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन हो रही है सबको? इसको क्या चलती है और बंद है? अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली लास्ट टाइम में ना हमने जो सेशन किया था उसके अंदर हमने डेटाबेस बनाई थी। डेटाबेस के अंदर बेसिकली 8 टेबल बनाए थे एंड देन हमने उसके अंदर लाइक स्टोर करवाई थी अपना वैल्यूज़, जो भी हमने स्टोर करवानी थी डेटाबेस के अंदर वो चीज़ें। तो नेक्स्ट चीज़, वो जो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए ना, डेटाबेस को एक्चुअल हेल्पफुल बनाने के लिए एक फ़ाइल बनती है जिसको कहते हैं डेटाबेस हेल्पर। तो आज हमने वो फाइल बनानी है, बट उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जो मैंने रात ही स्टार्ट किया है। काफ़ी हद तक ये मेरा काम तो कर दिया है मैंने, बट अब इसमें ना ये होना है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। बेसिकली ये क्लॉथिंग ब्रांड की जो एक मतलब मेरे जानने वाले हैं वो अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाई है मैंने। बाकी अब वो मुझे इमेजेस, ये जो भी इमेजेस आप देख रहे हैं ना, ये सारी इमेजेस अभी डमी इमेजेस हैं, डमी कैटेगरीज हैं। वो मुझे इमेजेस देंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, देन मैं फिर इन सब चीज़ों को ऐड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए मेरा अच्छा खासा मैंने जो भी मेरा काम था वो मैंने सारा का सारा कर दिया। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, ये क्लोथिंग की है और साथ ही फ्रेगरेंसेज हैं एंड देन कलेक्शन है। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें यूज़ की हैं। साथ यहाँ पर अभी ये है साइन इन टू योर अकाउंट, जहाँ पर एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है और देन दूसरा ऑप्शन है साइन इन का। और उसके अलावा ये हमारा कार्ट है जहाँ पर हम एक्चुअली शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ वर्क कर रहा था। खैर हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हमारा स्टाफ स्फीयर का प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर चलते हैं। लेट्स जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, आपको पता है कल हमने जो फाइल बनाई थी उसमें हमने एक ये फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने मतलब डेटाबेस का कोड लिखा था और 8 टेबल बनाए थे। जैसे ये हमारा 8वां टेबल है लीव रिक्वेस्ट का। जैसे ही हमने इस फाइल को रन किया था देन हमारी ये वाली डेटाबेस बन गई थी, जो अभी मेरे पास यहाँ पर ओपन है। उसके बाद हमने इस फाइल की हेल्प से अपना कुछ डाटा इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया। अब हम इस तरह से तो करेंगे नहीं कि पाइथन की फाइल लिख देंगे और उसके अंदर हम अपना डाटा एम्बेडेड कर देंगे। जैसे ये डाटा एम्बेडेड है, इसको कहते हैं डाटा एम्बेड कर देना, कोड के अंदर हार्ड कोड कर देना। अब हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए ना कि हम यूआई के थ्रू जो भी हम उसके अंदर डाटा अपलोड करें वो फिर डाटा हमारा उसके अंदर स्टोर हो जाए डेटाबेस के अंदर, और हमें फेच करना हो तो देन भी वो डाटा हम फेच कर सकें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। इस फाइल को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस को भी क्लोज कर देता हूँ एंड अगेन मुझे अपने डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर ना मुझे एक फाइल बनानी है जिसको हम कहेंगे dbhelper.py। dbhelper.py
अब बेसिकली इस फाइल का जो काम होगा ना वो इस तरह से होगा कि डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा है वो हम एक्सेस कर सकेंगे, और डेटाबेस के अंदर हमने क्या अपलोड करना है क्या नहीं डालना, तो वो सब चीज़ें भी हम एक्सेस कर सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए ना मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, देन हमें कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर चेक कर सकेंगे कि क्या कंटेंट पड़ा है और क्या नहीं पड़ा, और दूसरे फंक्शन की हेल्प से हम उसको चेक कर सकेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ हमने अपलोड करना है तो वो हम कर सकेंगे। तो अगेन हम इस फाइल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें, आपको पता है, सबसे पहले हमें अपनी डेटाबेस की जो लाइब्रेरी है SQLite 3 उसको इंपोर्ट करना होता है। देन हमारे पास एक यहाँ पर हमें क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्लासेस बनाते थे अपना C# के अंदर या C++ के अंदर, तो सेम उसी तरह हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं। आज अभी तक हम बना रहे थे फंक्शन, बट आज हम बना रहे हैं एक क्लास। बेसिकली एक क्लास के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, बट एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। तो जो हमारा DEF होता है वो हमारा एक फंक्शन होता है, बट Bro, today you are going on 200 meter per hour. जी मैम। आप भैया 200 की स्पीड पे जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटाबेस हेल्पर। इस जो क्लास है ना इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होंगे वो वर्क कर लेंगे। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस किया ना, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं कि मेरा कर्सर कहाँ पर आ गया है। तो इंडेंटेशन पाइथन फॉलो करते हैं, आपको भी पता है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक अपना बनाना है, मतलब अपने डेटाबेस का जो भी नाम है ना वो मुझे इंक्लूड करना है यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पर वेरिएबल टाइप लिखना पड़ेगा जिसके आगे मैं इक्वल का साइन लगाकर अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं ना इसको, जहाँ पर मैं अपना डेटाबेस का नाम लिख सकता हूँ विद एक एक्सटेंशन staffsphere.db। और हम अगर यहाँ पर देखें तो इसका भी नाम ये है। आप सिंपली इसको रीनेम करके सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देंगे ताकि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो। अब इस लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर तो हमने सबसे पहले अपना मतलब डेटाबेस को इंक्लूड कर दिया। ये वाली डेटाबेस है जिसको यूज़ करना है, जिसको यूज़ करके हमें लाइक डाटा अपलोड भी करना है और डाटा फैच भी करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें जो बनाना पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस बनाने हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो हम फंक्शन के ऊपर वर्क करेंगे वो फंक्शन होगा हमारा, लाइक लेट्स से हम इसको इस तरह से कह देते हैं कि हम जो फेच करना चाह रहे हैं वो वाला फंक्शन हम सबसे पहले बनाएंगे। तो आपको पता है हम यहाँ पर जो भी मतलब यूज़ करने लगे हैं तो वो होगा डेफ से स्टार्ट। तो मैं अगर आपको बताऊं तो उस उस डेफ को स्टार्ट करने के लिए ना हमें एक मिनट सिर्फ, हाँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना एक इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पर आ गया हूँ। हाँ, इंटेंडेशन एक्सेप्ट रखनी है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं एक @of ऐड करूँगा, देन मैं यहाँ पर ऐड करूँगा स्टैटिक मेथड। ये बेसिकली एक मेथड है जो हमारी मतलब इसी लाइब्रेरी के अंदर होता है, मतलब ये जो SQLite वाली लाइब्रेरी है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक कनेक्शन का फंक्शन बना लूँ। जो हमारा फंक्शन आपको पता है हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमने डिफरेंट मतलब जो कल वाला प्रोग्राम बनाया था उसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना कनेक्शन के बाद हम इंटर करके जैसे SQLite करते थे ना, डॉट लगाकर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पर अपने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर ना हमने यहाँ पर लिखना है डेटाबेस हेल्पर, और यहाँ पर हमने डेटाबेस का डालना है नेम, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटाबेस का नेम तो बताया हुआ है। तो हम बस उस ऑलरेडी ये जो हमारा वेरिएबल टाइप बना हुआ है हम इसी को ऑलरेडी यूज़ कर लेंगे। अब इस लाइन के अंदर तो ये हो रहा है कि हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन हम करवा एक फंक्शन के थ्रू रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए इस डेटाबेस से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर चाहिए रोज़, क्योंकि जो भी हमारा डाटा है वो स्टोर हो रहा होगा रोज़ के अंदर। तो मुझे सबसे पहले तो वो चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्शन डॉट रो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा फैक्ट्री। ये एक फंक्शन आता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम डेटाबेस जो भी हमारी होती है उसके अंदर जो रोज़ होती है ना, अगर आपको पता हो जो भी डेटाबेस होती है ना वो कॉलम्स और रोज़ के अंदर डाटा स्टोर करती है। जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं और जो मतलब रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊं, ये मेरी जो डेटाबेस है, यहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैंने जो ऐड किए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें ना ये APM मतलब इस तरह से देखें 1 2 3 4 जैसे मेरा भी कर्सर चल रहा है, तो ये होंगी हमारी कॉलम्स, बट जो रोज़ होंगी वो हमारी ये होंगी, मतलब इस तरह से। फॉर एग्जांपल अब अगर हम डाटा देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने अहमद खान का डाटा लेना है
तो उसका डाटा तो मतलब उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें रो में मिलेंगे। नेक्स्ट कॉलम मतलब अगर कॉलम वाइज देखें तो वो तो अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो वो हमें रोज में मिल रही है। जैसे ये उसका आईडी है, ये उसकी आईडी थी, ये उसका नंबर था, ये नाम और ये फ़ोन नंबर, तो ये सब चीज़ें तो इस तरह से हैं जिनको हम रोज़ कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड हम वो यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रो, कि हमें एसक्यूएल 3 के अंदर मतलब हमारी जो भी डेटाबेस है इसके अंदर हमें रोज में से डाटा चाहिए, और देन हम यहाँ पर एक रिटर्न करवा देंगे कनेक्शन। अब ये वाला एक फंक्शन तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर ना एग्जीक्यूट क्यूरी का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा, यहाँ पर आकर मैं दोबारा लिखूंगा स्टैटिक मेथड, और अब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन बनेगा वो बनेगा एग्जीक्यूट क्यूरी, QUERY है, सॉरी। अच्छा, अब इस वाले के अंदर ना हमने अपनी वो वाली क्यूरी स्टार्ट करवाने हैं जिनके अंदर हम मतलब उसके अंदर से मतलब जैसे हम करते थे ना कि एक क्यूरी रन कर देते थे, एग्जीक्यूट करवा देते थे, जैसे हम डाटा मतलब एक टेबल क्रिएट करवा रहे थे लास्ट वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारा वही काम होगा। हम यहाँ पर एक दफ़ा कनेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। कनेक्शन को स्टार्ट करने के बाद ना हमने यहाँ पर लिखना है, सॉरी डॉट नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा, एंड देन हमने यहाँ पर लिखना है डेटाबेस हेल्पर अगेन। ऑलरेडी हमारा वो बना हुआ है, जैसे अभी अभी ऊपर हमने एक बनाया है ना डेटाबेस हेल्पर, तो वहाँ पर हम डॉट लगाकर यूज़ करेंगे गेट कनेक्शन, जो अभी अभी हमने फंक्शन बनाया था। हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये वाला हमने फंक्शन बनाया था ना, तो अब हमें दोबारा इस फंक्शन के अंदर सारा कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ना मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ। ऐसे ऊपर भी एक चीज़ थी, लेकिन चलो, जैसे ये है ना हमारी एग्जीक्यूट क्यूरी, इस पैकेट के अंदर हमने बताना था कि हमने क्या करना है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्यूरी मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, एंड देन मेरा यहाँ पर आएगा पी, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था ना PARAMS, डेटाबेस के अंदर जैसे हम इक्वल का साइन लगा के इस चीज़ को रन करते थे। लास्ट टाइम हमने इसकी हेल्प से फॉरन की को रन किया था। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन पे वर्क कर रहा था ना, वहाँ पर मैंने गेट कनेक्शन स्टार्ट करवा दिया था। कनेक्शन स्टार्ट करवाने के बाद मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाकर नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे आकर ना मुझे यहाँ पर अपने कर्सर को मेंशन करना है। कर्सर को मेंशन करके मैं यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, और इक्वल्स का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कनेक्शन डॉट कर्सर। अच्छा, अब हमें ना एक चीज़ होती है जिसको हम मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना इफ़ और एल्स, उसी तरह की एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी कंडीशंस होती है ना, एक या दो मतलब सॉरी दो से ज़्यादा जहाँ पर हमारी कंडीशंस होती हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट। बेसिकली इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एरर्स को देखने के लिए। हम एक चीज़ इनसे करवा रहे होते हैं, वो हम करवाते हैं ट्राई के अंदर, अगर वो करेक्ट हो जाए तो देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, बट अगर वहाँ पर कोई एरर आ जाए तो वो हमारे एक्सेप्ट के अंदर आ जाएगा, और जो भी एरर आएगा वो हमें बता देगा। तो मैं यहाँ पर अभी यही स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना है ट्राई लिख के मुझे यहाँ पर ये कोलन्स लगाने हैं। इस लाइन के अंदर आकर ना मुझे एग्जीक्यूट करवानी है एक क्यूरी, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट्स आएंगे EXEUTE, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूरी जैसे हमने ऊपर लिखा था, क्यूरी लिखने के बाद कोमा, एंड यहाँ पर आएगा पाराम्स, और इक्वल्स लगा के इसको भी हमने एक मेथड क्लियर कर देना ब्रैकेट्स लगा के। अच्छा, अब मतलब यहाँ पर हमने लिख देना कनेक्शन कमिट, कि मतलब ये हमारी चीज़ डन है, इसको कमिट करना। अब अगर इसके अंदर कोई भी एरर आएगा ना, तो उसको हमने करना है नेक्स्ट वाली चीज़ के अंदर, तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा ट्रू। मेनली हमारी ये चीज़ रन होनी चाहिए, बट अगर ये ना रन हो तो इसमें कोई एरर आए तो उसके लिए हमने इसको रन करवाना है एक्सेप्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है ना, तो ऊपर वाले ट्रू में से ना जो भी मतलब एरर वो जो रेड लाइन शो हो रही है वो खत्म हो गई, क्योंकि ट्राई और एक्सेप्ट दो चीज़ें हैं जो इकट्ठे यूज होती हैं, इनके अलावा ये यूज नहीं होती। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, एक्सेप्ट के आगे हमने कॉलम्स नहीं लगाने, यहाँ पर हमने लिखना है कि जो भी एस्केलेट का एरर है ना, हमने वो डायरेक्टली वेबसाइट से निकलवाना है। तो मैंने वो लाइब्रेरी से निकलवाना है।
तो मैं यहाँ पर लाइब्रेरी को मेंशन करने के बाद यहाँ पर एक उसका मेथड है एरर्स के नाम का, वो यूज़ करूँगा कि इस हमारे कनेक्शंस के अंदर कोई भी अगर एरर हो तो वो हमें एरर को बता दे, सिंपल इज दैट। और यहाँ पर हमने ऑफ कोर्स एक लाइन प्रिंट करवाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये वाला एरर हमारे टर्मिनल के अंदर प्रिंट करवा देंगे। तो उसके लिए मैं सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया ना, तो मैं अब यहाँ पर लिखूंगा डेटाबेस एरर। अब यहाँ पर हमारा आएगा मतलब एरर वाला जो भी हमने ऊपर अभी भी बनाया, मतलब इस सॉरी एक मिनट में आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर लाइब्रेरी को मेंशन करके यहाँ पर इसका एक मेथड यूज किया एरर्स, उसको हमने यूज कर दिया एज अ एरर। तो ये वाला एरर और ये वाला एरर दोनों एक चीजें हैं। ये लाइन जो मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और इस एरर की जगह हमारा जो एक्चुअल एरर होगा ना वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पर रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवा के हमने यहाँ पर इसको करना है फॉल्स। इस तरह से मेरे यहाँ पर प्रिंट वाली लाइन में ना एरर आ रहा है, प्रिंट इंटेंडेशन का एरर होगा या मतलब इसके साथ एक और भी चीज़ यूज़ होनी है ना, तो वो फाइनली होगा। तो शायद हाँ यहाँ पर कोमा नहीं है, तो यहाँ पर कोमा आता है, तो वो मैंने यहाँ पर कोमा लिख दिया। अच्छा, अब ट्राई एक्सेप्ट इसकी एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फाइनली। फाइनली अब हमने फाइनली के अंदर बेसिकली ये करना है कि जब मतलब अगर कोई एरर भी ना हो जी, मीटिंग एंड करनी है। अच्छा, अब फाइनली के अंदर हमने बेसिकली ऊपर हमने कनेक्शन बनाया ट्राई में, और एक्सेप्ट में हमने जो भी एरर था वो प्रिंट करवा दिया। फाइनली में मतलब अगर इन दोनों के अलावा भी अगर ये हो जाए ना, मतलब जैसे हम ट्राई रन करेंगे और ट्राई डायरेक्टली हमारा रन हो जाए, देन हमने यहाँ पर कनेक्शन कर देना है क्लोज। अब इस मेथड के अंदर तो हमने जो भी एरर था उसको टर्मिनल में प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा बनने जा रहा है ना, उसके अंदर हमने दो चीजें बनानी है। एक होगा हमारा फेच ऑल का, दूसरा होगा हमारा फेच वन का। आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा कि जो फेच ऑल होगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर से जितना भी डाटा होगा वो फेच कर लेगा, और जो फेच वन होगा वो उनमें से सिर्फ वन टाइप ऑफ डाटा फेच करेगा। तो उसको हमने यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन के अंदर बनाना है। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगा दोबारा स्टैटिक मेथड को, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ और फेच FETCH, यहाँ पर आ जाएगा वन, फेच वन। ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर अब मेंशन करूंगा क्यूरी अगेन, क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस की क्यूरी है वो रन कर रहे हैं। और यहाँ पर आएगा हमारा PARAMS प्रोग्राम है। आपको एक थ्रू आउटली आपको समझा दूंगा, एक दफ़ा मैं इसको लिख लूँ। और यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर नहीं, इसके बाद यहाँ पर अच्छा, इस जो मतलब हमारा फंक्शन बन रहा है ना जी मैम, मीटिंग टाइम एंड होने वाला है। जी जी आप कर लीजिए, ओके ओके। चलें वो स्टार्ट करें। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? अच्छा, अब जो हम फंक्शन बना रहे हैं ना, मतलब इस फंक्शन का बेसिकली काम ये है कि हम डेटाबेस में से ना अगर कोई एक रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल फाइंड अली, तो वो इस फंक्शन के थ्रू हम कर सकेंगे। अच्छा, तो हमने जैसे अली का रिकॉर्ड फाइंड करना है ना डेटाबेस में से, तो जो हमारा मेथड यूज़ होगा या फंक्शन यूज़ होगा ना वो फेच वन वाला यूज़ होगा। तो हम इसको इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये हमारे डेटाबेस के अंदर से ना सिर्फ एक रिकॉर्ड फाइंड कर सके। अगेन हम यहाँ पर कनेक्शन वाला जो हमने ऊपर बनाया है हम उसी को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर सॉरी डेटाबेस हेल्पर यूज़ करना है, एंड डॉट लगाकर हमें यहाँ पर गेट कनेक्शन यूज़ करना है जो हमने ऊपर ऑलरेडी बना दिया था। दोबारा हम यहाँ पर कर्सर को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं इस मेथड सॉरी फंक्शन के अंदर कर्सर को हमने एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, एंड देन हम कनेक्शन वाला वो जो हमने यूज़ किया है सॉरी कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट आ जाएगा हमारा। आई एम सॉरी, यहाँ पर आएगा कर्सर, मैं कहूँ वो हो नहीं रहा ना, उसका कलर नहीं आ रहा था। अच्छा, अब अगेन हमने यहाँ पर ट्राई और
एक्सेप्ट और फाइनली यूज़ करना है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम बेहतर ये है कि हम यहाँ पर अपना ही स्टार्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर ट्राई यूज़ करूँगा, उसका मैं यहाँ पर कोलन्स लगा करना, नेक्स्ट लाइन लगा दूँगा। अब यहाँ पर आके मुझे करना है एग्जीक्यूट। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्यूरी। जो भी क्यूरी हम बैकएंड के थ्रू इसको देंगे ना, इस क्यूरी की जगह वो क्यूरी आएगी। तो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखने के बाद यहाँ पर लिखूंगा प्रैम्स एंड हमारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। प्रैम्स से पहले हमारा आएगा इक्वल्स का साइन, हाँ जी, और देन हमारे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएंगे कोलन्स। अब ये एग्जीक्यूट करवा रहा है क्यूरी को, जो भी क्यूरी हमारा बैकएंड देगा। बैकएंड अभी हमने डिजाइन करना है, अभी हम सिर्फ डेटाबेस को ट्रेन, सबसे पहले हमने डेटाबेस बनाई है, देन हमने डेटाबेस को मतलब इस फाइल के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर से डाटा रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, सही है। प्रैम्स जो आप पूछ रहे हैं ना, अगर आपने कल वाला सेशन देखा हो ना, तो कल वाला देखा था जो अभी हमने दूसरी फाइल बनाई थी ना, उसके अंदर हमारे लगे हुए थे क्वेश्चन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम वाले में डालना है तो हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाकर हम उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते थे, तो ये उसकी जगह यूज होता है। हम क्वेश्चन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, बट हम ये भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क्स हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि हमारी क्यूरी क्या है, बट यहाँ पर हमें हमारी क्यूरी का नहीं पता, तो हम इसलिए यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड कह रहा हूँ, वेरिएबल टाइप बनेगा जो होगा रिजल्ट का, और जिसके अंदर हम एक जो हमारी क्यूरी होगी ना वो होगी फेच वन वाली। बेसिकली इस एसक्यूएलआइट की वो जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर ऑलरेडी फेच वन की एक मेथड बना हुआ आता है, हमने सिर्फ उसी को कॉल करना है, सही है। अब इसको हम कॉल कर रहे हैं, इस अपनी डेटाबेस के अंदर से एक रिकॉर्ड फाइंड करेगा जो हम इस क्यूरी के अंदर होगा। अब वो ये वाली क्यूरी कौन देगा, ये वाली क्यूरी हम इसको देंगे या हमारा जो बैकएंड होगा वो उसको देगा। देन ये रिजल्ट के अंदर इस चीज को स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्यूरी के अंदर था कि अली का रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो देन वो अली का रिकॉर्ड फाइंड करके इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा। देन हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम उस चीज में, मतलब अपने फंक्शंस के अंदर, अपने यूआई के अंदर शो करवाने के लिए। देन हमारा आएगा रिटर्न रिजल्ट। अब जो रिटर्न का मतलब है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट हो वो हमें बता दो। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट का मतलब है कि अगर कोई भी एरर आए, अगर तो ये ठीक हो गया तो देन हमारा सीधा रन हो जाएगा फाइनली। बट अगर कोई एरर आएगा तो जो एक्सेप्ट का काम है वो एरर को प्रिंट करवाना होता है। हम यहाँ पर अपना प्री डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, और एरर ये वाली लाइन बेसिकली सेम वही है जैसे हमने ऊपर लिखी थी, ये वाली। तो ये चीज़ सेम बिल्कुल वही है, तो हम इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ तो इंडेंटेशन का इशू बन रहा है। इसका भी काम सेम है। अब जैसे हमारा ट्राई हो गया, ट्राई के बाद हमारा एक्सेप्ट भी हो गया, तो अब हमारा रहता है फाइनली के अंदर आपको पता है हम क्या करते होते हैं, हम अपना कनेक्शन मतलब कंटिन्यू भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। बट इस मेथड के लिए हमारा मतलब इस फंक्शन के लिए हमारा कनेक्शन के साथ इतना ही था, तो हम इसको कर देंगे। अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक टच कर रहे हैं, सही है। और एक्सेप्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, जो भी एरर होगा वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। और जो फाइनली है उसके अंदर हम अपना कनेक्शन क्लोज करवाना है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मेरे ख्याल से टाइपो की वजह से ही होगा। यहाँ पर एरर आ रहा है, कोमा भी लगा हुआ है और इक्वल्स का साइन भी लगा हुआ है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, क्यूरी और प्रैम्स हमारा एज इट इज आ जाएगा। अभी भी एरर है और ये हमारा रिमूव हो जाएगा। हाँ सॉरी, मैं इस फंक्शन के मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना, तो सेम मैंने गलती से वैसे वहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एज इट इज नहीं आएगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूट आपने क्यूरी करनी है। अच्छा, हमारा एक तो हो गया। अब हमारा जो मतलब वो मल्टी वाला है ना, वो भी सेम इसी तरह वर्क करेगा, बट उसमें इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा फेच मल्टी या फेच ऑल। सेम हम इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, बट हम न्यू भी बना सकते हैं। तो हम अगर न्यू बना सकते हैं तो हम अपना न्यू बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर अगर मैं इसको इंटर कर दूंगा और इस इंटेंडेशन के साथ मैं इसको मैच कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपना स्टार्ट करूंगा स्टैटिक मेथड,
ये बेसिकली हम अपने क्लास के अंदर सब कुछ बना रहे हैं ना, इस क्लास के अंदर तो हम इस क्लास को बता रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं, इनको आपस में कंबाइन भी नहीं करना। तो इसका ये भी एक यूज़ होता है। बेसिकली हम अगर इसको ना भी यूज़ करें दैन भी कोई मसला नहीं है, अगर हम इसको यूज़ भी कर लेंगे दैन भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो फंक्शन बन रहा है ना वो बन रहा है ऑल का, मतलब अगर हम माइक ऑफ था मेरा। अच्छा, अब तो ये सारा का सारा फिर बाद में समझाना पड़ेगा। बेसिकली मैं वैसे समझा रहा था कि इस वाले फंक्शन के अंदर हमने यूज़र से सिर्फ एक डाटा लिया जो हम क्यूरी देंगे। अब उस क्यूरी के अंदर फॉर एग्जांपल हुआ कि अली का डाटा फाइंड करना है तो सिर्फ ये अली का डाटा फाइंड करेगा। अब लेकिन जो फेच ऑल होगा इसके अंदर हो सकता है कि हम 10, 20, 15, 100 स्टूडेंट जितने भी उसके अंदर हैं तो हम उन सब का डाटा मांग रहे हैं, तो हम उन सब का डाटा इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। सही है, तो यहाँ पर हमने अब लिखना है क्यूरी लिखने के बाद हम लगाएंगे कोमा के बाद हमारा अगेन वही आएगा प्रैम्स के आगे इक्वल का साइन एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर आएगा हमारा कोमा कोलन। सेम हमने वही कुछ करना है। मैं अगर इसको भी कॉपी पेस्ट कर दूँ ना यहाँ पर लाइक जैसे मैंने कर दिया, बट वही इंडेंटेशन का इशू आ जाता है तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। सही है, तो मुझे यहाँ पर बनाना है कनेक्शन, सेम उसी तरह कनेक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर कनेक्शन बना देता हूँ। अच्छा, अब कनेक्शन तो बन गया। कनेक्शन डेटाबेस हेल्पर ये एसक्यूएलाइट के अंदर होता है, हम उसको यूज करें। और गेट कनेक्शन जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस का रो सिर्फ फाइंड करनी है, तो हम उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद हम अपने कर्सर को कनेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। देन ऑफ कोर्स ये चीज़ करने के बाद हमारे यहाँ पर ट्राई यूज होगा। ट्राई तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई और यहाँ पर आएगा हमारा एक्सेप्ट। मैं अगर यहीं से लिख दूँ और एक्सेप्ट के बाद आएगा हमारा फाइनली। एक्सेप्ट के अंदर आपको पता है हम यहाँ पर यूज करते हैं एसक्यूएलाइट डॉट एरर एज एरर, और फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं कनेक्शन क्लोज करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। अब ट्राई के अंदर हम डाटा मांग रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर मतलब ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं क्यूरी के बाद हमारा आएगा कोमा और यहाँ पर आएगा हमारा प्रैम्स। अच्छा, सही है, और यहाँ पर हमारा आएगा देन रिजल्ट्स, जो भी हमने उसे मांग रहे हैं। एक फंक्शन बनाएंगे ना, सॉरी फंक्शन का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम यूज करेंगे कर्सर, जिसके अंदर हम साथ यहाँ पर कॉमा डॉट लगाकर हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फेच ऑल। अब ऊपर हमने यूज किया था फेच वन, लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया है फेच ऑल। ये बेसिकली क्या करेगा, उस रो के अंदर जितना भी डाटा होगा रेलिवेंट उन सब चीज़ों को फेच करके रिटर्न हम करवा रहे हैं, रिटर्न करवा देगा हमारे यूआई के ऊपर या जहाँ पर भी हम उससे चाहेंगे कि डाटा हमारा वहाँ पर शो करवा दे। अच्छा, अब एक्सेप्ट के अंदर हमने क्या करना था, एरर होता है, जो भी एरर होता है वो हमने यहाँ पर एरर प्रिंट करवाना है। तो जैसे हम ऊपर भी करते हैं हम सिंपली वही कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, जैसे मैंने इस एक्सेप्ट को पूरा किया, मेरा फाइनली के ऊपर जो भी एरर था वो खत्म हो गया। अच्छा, हमारा जो कोड है ना वो तो हो गया कंप्लीट। अब मैं इस कोड को आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्सप्लेन करने के लिए ना सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कोई भी कोड लिखने से पहले हम सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी जो उसके अंदर यूज हो रही है उसको कॉल करते हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर तो हमने वो कर दिया। देन अभी तक हम थे सिर्फ डेफ के ऊपर। डेफ हमारा होता है एक फंक्शन, बट क्लास वो होती है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास लिख के अपनी एक क्लास बना दी डेटाबेस हेल्पर के नाम से। अब इस क्लास को मैं बेसिकली मतलब अगर मैं कोई और फाइल बनाऊंगा ना बैकएंड की, तो उस फाइल के अंदर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा क्लास इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट अपने फंक्शन का नाम जो भी मैंने यूज करना होगा। तो ये हमारा ये काम था। देन हम सबसे पहले अपने डेटाबेस के नेम को मेंशन करें जो हमारा डेटाबेस का नेम की है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है हमारी स्टैटिक मेथड की। स्टैटिक मेथड को आप इस तरह से समझ लेंगे, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिस क्लास के अंदर हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जब हम बैकएंड के थ्रू किसी एक फंक्शन को कॉल करेंगे ना, मतलब सबसे पहले तो हम इस क्लास को कॉल करेंगे। अब इस क्लास के अंदर इतने सारे हैं तो हमने इन सबको डिफरेंटली भी तो यूज करना है ना, तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक मेथड यूज की है।
अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमारा कनेक्शन है जो हम पीछे भी करते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन के अंदर डेटाबेस को मतलब कॉल किया लाइब्रेरी को, देन हमने अपना जो भी नाम था डेटाबेस का मतलब ये वाला, इसको हमने कॉल कर दिया। अच्छा, इसमें हमारी जो आज एक न्यू चीज़ थी ना वो ये थी कि हमने सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर से रो चाहिए, हमें कॉलम्स नहीं चाहिए थे, तो हमने सिर्फ रोज को ही कॉल किया। रोज को कॉल करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो भी क्यूरी आएगी ना मतलब बैक एंड से क्यूरी, उस क्यूरी को हैंडल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कनेक्शन करते हैं इस फंक्शन के अंदर, देन हमने देखा कि क्यूरी क्या आ रही है, क्यूरी जो भी आएगी उस फंक्शन को हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। और अगर क्यूरी में ही कोई एरर होगा तो वो एक्सेप्ट के थ्रू उस चीज़ को प्रिंट करवा देगा हमारे टर्मिनल के अंदर। सही है। अब जब क्यूरी हमें समझ आ जाएगी तो उस क्यूरी के अंदर हमने देखना है कि क्यूरी क्या थी। फॉर एग्जाम्पल क्यूरी को अगर मैं आपको बताऊँ ना, क्यूरी इस तरह से होती है डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर, एसक्यूएल की लैंग्वेज के अंदर क्यूरी वो चीज़ होती है जो चीज़ हम डेटाबेस को बोलते हैं या डेटाबेस से हम मांग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के अंदर से अली का रिकॉर्ड मैंने फाइंड करना है ना, तो ये तो हमारी एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बोल दिया। अब डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर वो होगी क्यूरी, तो मेरी जो भी नीड होगी तो वो डेटाबेस उसको एज अ क्यूरी ट्रीट करेगा। अब हमें क्यूरी समझ आ गई है, क्यूरी हमारी है कि अली का डाटा फाइंड करना है, तो डेटाबेस के अंदर जाएगा, अली देखेगा, जहाँ पर अली लिखा होगा ना उस पूरी की पूरी रो को फाइंड कर लेगा और उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। और जो हमारा नीचे वाला फंक्शन था वो था ऑल का, उस क्यूरी के अंदर हमारा ये होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उन सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करवा दो, तो ये उन सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। कर्सर में जाकर हमारा है फेच ऑल, तो उनको टोटल सब चीज़ें निकाल कर हमें प्रिंट करके रख देगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बेसिकली हम अभी थ्रू आउट मतलब वो कर रहे हैं, अपने बैकएंड पे आना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट था लाइब्रेरी सॉरी डेटाबेस बनाना, वो हमने बना ली, तो उसके अंदर हमने कुछ डाटा भी डाल दिया था। देन हमें बैकएंड को और डेटाबेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक फाइल की ज़रूरत थी। वो फाइल है हमारी डेटाबेस हेल्पर के नाम की, जो हमने आज बना ली है। अब इस फाइल को मैं आपको रन भी नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि रन भी कर दूंगा तो इसको कुछ भी नहीं होना, क्योंकि जब तक इसके साथ एक प्रॉपर बैकएंड अटैच नहीं होगा, यानी कि हमारे मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा जैसे सारा का सारा वर्क नहीं होगा तब तक हम इसको कर सकेंगे। समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? अब कल वाले में ना हम यहाँ पर मॉड्यूल्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे जो हमारी मतलब इंपॉर्टेंट फाइल होगी, जिसके बाद हमारा इस मतलब डेटाबेस हेल्पर वाली फाइल का जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। उस फाइल के अंदर ना हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे जो डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज़ हमने ऐड करवाए थे ना, ये वाले एम्प्लॉयज़, उनको हम फाइंड कर सकेंगे, उनको हम देख सकेंगे और उनके अंदर हम अपने कोई भी न्यू भी एम्प्लॉयज़ ऐड करवा सकेंगे। लेकिन जो हमने कल कोड किया था ना उसके अंदर थे एम्बेडेड, हमने कोड के अंदर ही लिख दिया था कौन कौन से एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं। बट जो हम कल कोड करेंगे ना उसके अंदर मतलब नेक्स्ट सेशन में हम जो भी कोड करेंगे ना उसके अंदर हमारा इस तरह से हो जाएगा कि हम सिर्फ उन कॉलम्स के और रोज के नेम लिखेंगे, बाकी जो डाटा होगा वो हम यूआई से लेंगे। इस तरह से वर्क होगा। यूआई बैकएंड को कॉल करेगा, बैकएंड हमारी डेटाबेस हेल्पर वाली मतलब फाइल को कॉल करेगा और वो डेटाबेस हेल्पर वाली फाइल हमारी डेटाबेस के अंदर हमारा रिकॉर्ड सेव करेगी। इस तरह से होगा। सही है? बलवशा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें जो भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। मुजीब आप मीटिंग कंक्लूड करने लगे हैं? यस मैम, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैंने जरा जाना था शॉप पर। चलें, सही है, बस ये देख लें फिर उसके बाद। जी जी। ये फाइल रन हो गई है लेकिन इसकी डेटाबेस शो नहीं हो रही। आप ना एक एक्सटेंशन ऐड करें, एक्सटेंशन वाली यहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपने एक्सटेंशन सर्च करनी है, SQLite व्यूअर। डेटाबेस आपकी क्रिएट हो गई है, यहाँ पर सर्च करें SQLite व्यूअर। सेकंड, हाँ मतलब फर्स्ट।
अब आप देखें उधर फोल्डर में, मतलब ऊपर जाएं, हाँ फाइल्स में, अब देखें आपकी डेटाबेस शो हो रही है ना। डमी डेटा वाली फाइल नहीं रन की आपने, इसको रन करें, इसमें एरर है आपका। खैर आपकी डेटाबेस शो हो गई है। अगर आपने डेटाबेस में डमी डाटा डालना है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला मतलब नेक्स्ट सेशन में हम इसके साथ बैकएंड कनेक्ट कर देंगे पॉप्सो। परवेश कोशिश करेंगे एरर ना खुद से फाइंड किया करें, इससे ना आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये आप देखिए देखें लाइन वहां भी पर बता कह रहे रहा हैं है आपको। 46 लाइन में एरर है। हाँ, आपको लाइन भी बता रहा है, एरर भी बता रहा है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, ये एम्प्लॉइज वाला जो फैक्टर है इसको थोड़ा स्क्रॉल करें। जी जी रुक जाए बस। जो टर्मिनल में थोड़ा स्क्रॉल करें, आप एग्जैक्ट एरर देखने दें, थोड़ा नीचे नीचे, बस इतने ही एरर है। नो सच टेबल एम्प्लॉइज, अच्छा वो फाइल ओपन करें, डेटाबेस वाली फाइल ओपन करें। यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉइज वाला जो आपका फोल्डर है, मतलब टेबल है, हाँ इसका नाम है एम्प्लॉई। आपने इसके साथ एस नहीं लगाया हुआ, लेकिन उस फाइल में उसके साथ एस लगा हुआ है। डमी डाटा वाली फाइल ओपन करें, यहाँ पर ऊपर चलें थोड़ा सा, हाँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, डबल ई के बाद एस है, इसको रिमूव करें, ऊपर ऊपर, हाँ इसको रिमूव करें, इसको सेव करें एंड देन इसको रन करें। कंट्रोल एस होता है सेव। अब भी एरर है, कॉलम्स के नेम में भी मोस्टली एरर हो सकता है ना। अच्छा आपका बेस्ट ये है कि आपने आपकी ये जो फाइल है ना स्टाफ स्पेस डेटाबेस डॉट पी वाई, इस फाइल को आप चैट जीपीटी को दें और उसको बोले मुझे एक डमी डाटा वाली फाइल दे दे, वो आपको एग्जैक्ट डमी डाटा की फाइल दे देगा। ये आपने ऐसे ही जनरेट करवाई है? अच्छा चले, नहीं ये वो वाली है जो आपने ग्रुप में सेंड की थी ना। अच्छा तो उसमें ना कुछ हो सकता है कि जो स्टाफ स्पेस डेटाबेस वाली फाइल है वो आपने खुद लिखी है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इनके कॉलम्स और मतलब इनके टेबल्स के नेम आपस में मैच नहीं कर रहे। तो आप उस फाइल को अपलोड करें चैट जीपीटी को और अपनी डमी डाटा वाली फाइल खुद बनवाएं, देन हो जाएगा आपका वर्क। इसमें mcp.json और readme.md का आइकन शो नहीं हो रहा आपने यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है, वो फाइल बननी थी फ्रंट एंड के अंदर। नहीं मतलब जहां पर भी आपने बनाना है तो आपने इनके फोल्डर्स बनाए हुए हैं। आप अपना इधर है फाइल पर, मतलब स्टाफ स्पेस डेटाबेस के आगे जो एक, हाँ यहाँ पर ये है फाइल का, इसके साथ वाला है फोल्डर का। आपने फाइल बनानी है, यहाँ पर लिखे mcp.json। देखें यार आ गया ना आइकन, वो फोल्डर्स बने हुए हैं, ये फाइल है। इस फाइल को बाहर निकालें, फ्रंट एंड बैक एंड से बाहर निकालें इसको। जो एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं वो डिलीट कर दें। रीडमी वाली भी इसी तरह बनेगी।